हम लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है वो आती है यंग हार्ट अटैक को लेकर, जिसके अंदर कि जैसे अभी जिम गोअर्स का सबसे ज़्यादा जो लेकर चैलेंज आता है कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए आपको हार्ट अटैक हुआ हो, या आप मैराथन के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पर आपको हार्ट अटैक आया हो। इनफैक्ट एक अभी थोड़े दिन पहले एक पेशेंट आए थे जिनको था कि मेरे को मैराथन के लिए जाना है, बट उसके लिए पहले मैं एक बार अपना चेकअप कराना चाहता हूँ, और उनका CT एंजियोग्राफी किया तो पता लगा कि उसके अंदर ब्लॉकेज है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर पता लगता है कि ब्लॉकेज है। तो ये ज़रूरी है कि हार्ट के लिए भी एक राइट टेस्ट कराना कि आप मैराथन के लिए क्या आपका हार्ट फिट है कि नहीं, क्या आप जिम जा रहे हैं। आपने सलाह दी है CT एंजियो कराने की। CT एंजियोग्राफी, तो ये ज़रूर देखना है कि मेरा हार्ट उसके लिए फिट है कि नहीं। तो वो कई बार हम लोगों से एक गलती हो जाती है कि हम उस एग्जर्शन में चले जाते हैं बट चेक नहीं कर पाते। ऐसा अभी डांडिया वगैरह के और इस तरह की कई और एक्टिविटीज़ में काफ़ी इस बार काफ़ी केसेस सामने आए बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप मैंने बताया कि 18 साल की उम्र में आपको अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करके देखना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका, और एक टेस्ट और है जो कि जेनेटिक टेस्ट है, जो साल में मतलब वो एक बार आपको एक बार ज़रूर कराना है पूरी लाइफ में, जिसको लाइपो ए कहते हैं हम। वो एक जेनेटिक टेस्ट है, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। तो वो अगर आपका बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो एक आपने अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लाइपो ए ये करा के देख लिया जब आप 18-20 साल की उम्र में हैं। फिर जब आप 25 साल की उम्र में पहुंचते हैं तब एक और टेस्ट जिसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हार्ट के फंक्शन को वो आपको बताएगा कि हार्ट का फंक्शन कैसे है, हार्ट की मसल्स कैसी है। क्योंकि कई बार जो ये सडन कार्डियक अरेस्ट वाली प्रॉब्लम आती है ये आपके हार्ट की मसल्स हाइपरट्रॉफी वगैरह होती है, उसकी वजह से होती है, या आपकी वेल्व्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो एक आप अपना हार्ट का इको करा कर देख सकते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री है कि अगर आपके यंग हार्ट एज में किसी को हार्ट, तो फिर आप CT कोरोनरी एंजियो पर CT कोरोनरी एंजियोग्राफी आजकल ये कहते हैं कि 40s में एक बार, जिस तरह का हम लोगों का लाइफस्टाइल है, वो करा कर देख लेनी ज़रूरी है। क्योंकि CT कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसी जांच है जो आपके हार्ट में आपकी जो वेसल्स है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है वो बता देती है। कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, 10%, 20%, 30%, कहाँ पर ब्लॉकेज है। और वो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, मतलब उसमें कोई कैथेटर वगैरह नहीं डालना। तो आई थिंक एक सिंपल सा टेस्ट है जो आजकल की चीज़ों को देखते हुए कि आप पूरी तरह से निश्चित होना चाहते हैं कि मैं अपने हार्ट को लेकर बिल्कुल एकदम, मेरे को दिमाग में चलता रहता है। काफ़ी लोगों को एक कार्डियोफोबिया भी काफ़ी हो गया है कि उनको लगता है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा हार्ट को लेकर। तो उन लोगों को ये CT कोरोनरी एंजियोग्राफी एक करा लेना चाहिए। ठीक है। और एक बार 40s में जब आप एंटर कर जाते हैं या 40 स्टार्ट होते हैं आपका, तो तब कौन से टेस्ट कराना चाहिए? 40s में देखिए मेल फीमेल के अंदर देख लें। फीमेल में ख़ास तौर पे आ जाते हैं, क्योंकि जैसा हम ख़ास तौर पे देखते हैं लैब के अंदर कि ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो गाँव के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, इवन सेलिब्रिटीज़ में आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो ब्रेस्ट कैंसर में जैसे बार बार हालांकि अवेयरनेस में बताया जाता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, बट फिर भी बहुत तरह के ऐसे लीशंस होते हैं जो मिस हो जाते हैं, जो आप नहीं पता लगा सकते। तो ब्रेस्ट के लिए एक 40s में जब आप पहुंचते हैं, 35-40s में, तो एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है जो कि आजकल जिसमें AI टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेट हो गई है। बहुत छोटे से छोटा लीजन, मतलब जिसको हम प्री कैंसर, तो वहाँ पर वो डिटेक्ट हो जाता है। एक सिंपल सा एक्सरे होता है। तो फीमेल्स को 40s में एक मेमोग्राफी, पर अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़ा जल्दी भी कराना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पे जो मेल है, मेल को अपना वही सभी तरह के जो ब्लड टेस्ट है, जिसमें एक लिवर, किडनी के टेस्ट, एक कोलेस्ट्रॉल, ब्लड टेस्ट तो कॉमन हो गए दोनों के लिए, मेल फीमेल ये करा सकते हैं। और महिलाओं के लिए जो 2-3 कैंसर है आपका, जैसे ये वाला हो गया, फिर आप सर्विकल कैंसर के लिए करा सकते हैं। और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा ले कई बार उसको। हाँ बिल्कुल, एब्डोमेन का, जिसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, स्प्लीन, ये पूरा आ जाता है। तो अल्ट्रासाउंड एक साल में आप ज़रूर करा लें, मेल फीमेल दोनों। 40 फिट एंड फाइन है तो उसके बाद कितने साल में रिपीट करें? सो फिट एंड फाइन है, उसके बाद आप जैसे आपको अगर कोई रिस्क, जैसे अगर आपका CT स्कैन के अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह है, कुछ ऐसा आया, तो फिर उसको फॉलो अप करना ज़रूरी है। और अगर नॉर्मल है तो फिर अगले आप 5 साल तक आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। पर उसमें जैसे कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को लोग फॉलो अप नहीं करते, कि जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है
तो अगर आपका LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो आपका 100 से ज़्यादा है या 150 से ज़्यादा है ऐसा, तो आपको फिर सिर्फ एक वो कोलेस्ट्रॉल को रिपीट कराना है। और एक थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किडनी टेस्ट को लेकर। किडनी टेस्ट में कई बार क्या होता है कि वो KFT टेस्ट करा लेते हैं, अब उसमें क्रेटनिन वगैरह ठीक ही आ रहा है, पर क्रेटनिन तो बढ़ा हुआ तब आएगा जब आपकी किडनी ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके अंदर किडनी फेलियर पे आप पहुंच चुके हैं, तब क्रेटनिन बढ़ा हुआ आएगा। तो एक जब भी आप KFT टेस्ट कराने जाएँ तो उनको ये ज़रूर बोलें कि वो आपकी GFR वैल्यू भी ज़रूर दें। तो GFR वैल्यू में ये पता लगेगा कि एक्चुअल में आपका फिल्ट्रेशन रेट कैसा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट खराब होना पहले शुरू होता है। जब प्रिवेंटिव के लिए जा रहे हैं तब आपको तो क्रेटनिन नहीं बल्कि GFR वैल्यू, हाँ क्रेटनिन भी आप मतलब वो तो आएगा ही आएगा, पर उस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, उनको बोले कि अपनी GFR वैल्यू भी उसमें आप टेस्ट रिपोर्ट के अंदर ज़रूर अपनी मांग ले। तो ये आप 40 और इसके अगले बार अगर आपको कराना है फिर से आप यही सब टेस्ट रिपीट 5 साल में करा सकते हैं अगर सब कुछ आपका फिट एंड फाइन है, नॉर्मल है। और जब आप 45 में पहुंचे जो मेल हैं तो वहाँ पर वो प्रोस्टेट का टेस्ट ऐड कर दें, क्योंकि आजकल प्रोस्टेट से रेलेवेंट काफ़ी ज़्यादा। मैं वही पूछने वाली थी, अगला सवाल जी, था, आपने खुद ही बता दिया। जी जी जी। तो ये तो आपने मोटा मोटा बताया, इसके बाद और काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से टेस्ट की ज़रूरत एक्चुअल में होती है। अगर एज और बढ़ती जाती है तो कोई और टेस्ट ऐड करने पड़ेंगे या फिर यही टेस्ट चलते हैं? इसमें फीमेल्स में जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उनको बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, और मेल फीमेल दोनों की बात कर लें तो आजकल विटामिन D B12 डेफिशिएंट सबको रहता ही रहता है। विटामिन D हम लोगों का कम आता है बिकॉज ऑफ हमारा इंडोर वर्क। स्ट्रेंज बात है, हमारी इतना अबंडेंस में धूप है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल, और सभी के लिए है। लोग बैठना नहीं चाहते धूप में, शहरों में लोग इसलिए नहीं बैठे थे, टैनिंग हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, तो उससे अच्छा है तो फिर सब लोग आजकल गोलियां खा लेते हैं। राइट। पर ऐसा देखा है कि कई लोग अगर धूप में रहते भी हैं पर फिर भी विटामिन D डेफिशिएंट रहता है। हाँ, यहाँ पल्लू रखकर यहाँ से पैर तक आप ढक के रहेंगे तो कहाँ से विटामिन D एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसलिए विटामिन D ज़रूर ले लें। और विटामिन D कम आ रहा है तो विटामिन D का जैसे सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो एक विटामिन D B12 आप ऐड करा लें। थायराइड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो थायराइड के लिए एक स्पेसिफिक आप टेस्ट ऐड, जैसा TSH या कंप्लीट थायराइड टेस्ट होता है, वो ऐड कराना ज़रूरी है। 50s में जैसे आप पहुंच रहे हैं या इवन 45 में हैं तो एक डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, वो कराना ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को कई बार लगता है कि मेरे को बोन हेल्थ देखने के लिए मैंने अपना विटामिन D टेस्ट करा लिया या कैल्शियम तो अगर लो हो गया तो वो तो एक अलग ही प्रॉब्लम में आप चले जाएंगे, वो तो कोई एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। तो बोन की हेल्थ देखने के लिए बोन का हमारा कैल्शियम डिपोजिशन या उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ओवरऑल बोन मिनरल डेंसिटी जो हम कहते हैं, वो देखने के लिए तो आपका डेक्सा BMD टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए बहुत और भी कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक तो कंप्लीट बोन की इन्फॉर्मेशन तो मिलती है कि आपकी हड्डियाँ क्या ऑस्टियोपीनिया तो नहीं हो रहा, मतलब कमज़ोर तो नहीं हो रही, या कहीं ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो चुका कि बिल्कुल ही कमज़ोर कि एकदम आप स्लिप हुए और आपको फ्रैक्चर हो गया, तो वो यस एग्जैक्टली वो उससे पता चल जाता है। और उसके साथ साथ कुछ और भी उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर आप अपना होल बॉडी डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपका फैट परसेंटेज भी पता लग जाता है, विसरल फैट वगैरह कितना है, क्योंकि कई बार बैड फैट होता है, हमें लगता है कि हम तो दिखने में पतले हैं, स्लिम हैं, पर एक्चुअल में आपका ऑर्गन के सराउंडिंग कितना फैट है ना, और फैट डिस्ट्रीब्यूशन। यही रीजन है कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा बात अवेयरनेस हो रही है कि आपके जो पेट पर, टमी पर, खासकर हम इंडियंस में, मेल्स में स्पेशली, फीमेल्स में भी होता है, फीमेल के भी अपना पेट पर और बैक साइड में ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है, तो उसी को लेके ज़्यादा अवेयरनेस की बात की जा रही है कि इस पे आप फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि सारे आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो वहीं पर है, पता चला कि वो आप वहाँ पर फैट ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है। अच्छा, ये चूँकि अभी आप बीच में बात कर रहे थे जिम वाले, जो लोग जिम जाते हैं, जिम गोअर्स की बात कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि एक ऐसी स्टडी भी आई है कि जो लोग जिम जाते हैं उनको, उनका जो हिप रिप्लेसमेंट है उसके चांसेस, उसके केसेस केसेस बढ़ गए हैं। तो ये आपने अपने आप में ना बड़ा शॉकिंग कह लीजिए जो ये स्टडी है, क्योंकि और आप बताइए आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? हाँ, तो इसमें जैसे ऐसी स्टडीज़ आई हैं और ये डॉक्यूमेंटेड हुआ है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो हम कहते हैं, AVN के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो हिप से संबंधित एक प्रॉब्लम है। और उसमें फिर क्या होता है कि अगर वो ठीक समय से डायग्नोस ना हो, ठीक तरीके से ट्रीट ना हो पाए, तो उसमें फिर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज, और ऐसे काफ़ी यंग लोगों में इस तरह की चीज़ें देखी गई है। पर अब ऐसे जब लोगों की हिस्ट्री ली गई और जब देखा गया कि किस वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर उसमें ये पाया गया है कि वो किसी न किसी रीज़न से स्टीरॉयड्स ले रहे हैं। अब वो हो सकता है स्टीरॉयड, क्योंकि कोविड के दौरान भी कई बार बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया गया था यंग लोगों में, तो वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, जिम के अंदर क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में कई बार यूथ, यंगस्टर्स, जेन ज़ी, ये सब स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं,
तो वो भी एक हो सकता है। इसके अलावा हमारे कुछ सप्लीमेंटेशंस इस तरह के होते हैं जिनको हम टेस्ट करके नहीं देख रहे, उनमें किसी वजह से स्टेरॉयड मिक्स है, हो सकता है वो आपका प्रोटीन पाउडर हो, कुछ और हो, तो इस वजह से बॉडी में जैसे स्टेरॉयड एंटर कर रहा है, तो वो स्टेरॉयड उसका एक मेजर रीज़न होता है। और साथ के साथ उसको और ज़्यादा फ्यूल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं विटामिन डी लंबे समय तक डेफिशिएंसी होने की वजह से, और अदर लाइफस्टाइल फैक्टर, तो ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसकी वजह से हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि कई बार अगर इस तरह के सिम्टम आपको ऐसा, जैसे आप जिम करते हैं या कोई भी वर्क वगैरह करते हैं, तो आपको ऐसा पेन वाली हिस्ट्री लग रही है हिप वाले रीज़न में कुछ और, तो एक बार उसको ज़रूर आप टेस्ट करा लें, क्योंकि ये टेस्ट का जो ये डिटेक्शन होता है ये एमआरआई के अंदर ही डिटेक्शन होता है, तो इसको अर्ली डिटेक्ट करना ज़रूरी है ताकि इसको आप समय रहते हुए करेक्ट कर लें। पर येस, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है।